अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने आईआर का जो सिलेबस है सीएसएस पीएमएस के हवाले से, जो लोग सीएसएस पीएमएस में आईआर एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो उसका जो आज सबसे पहला जो उसका टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन में इन्होंने पीएससी ने 3 चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में है इनका द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सेकंड नंबर पे है द नेशन स्टेट सिस्टम, और थर्ड नंबर पे है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। तो कवर हम ये सारे करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसकी आगे थ्योरीज भी हम देखेंगे कि आईआर में कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बगैर कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सीएसएस का जो या पीएमएस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने हर क्वेश्चन को आपने कहीं ना कहीं किसी थ्योरी का रेफरेंस देना होता है। उस रेफरेंस के थ्रू आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपके जो हैं वो मार्क्स मतलब बढ़ जाते हैं। तो इसकी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें जो पहला टॉपिक है वो द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इस लेक्चर को बड़ा हमने 2-3 किताबों से देखा है, 2-3 किताबों से देख के बड़ा वेल तरीके से रिसर्च करके हमने कुछ लेक्चर सीरीज़ बनाई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा सुने, शुरू से आखिर तक सुनेंगे, फिर जाके आपको समझ आएगा। और यूजुअली ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि आईआर को डिफ़ाइन करें, इसका स्कोप बताएं और इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। तो आज ये 3 चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो आईआर को इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है ये इट वाज फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय जर्मी बेंथम। एक 18th सेंचुरी के एक यूटिलिटेरियन थे जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था विद द लॉज ऑफ नेशन। मतलब दुनिया के जो लॉज थे उनको देखते हुए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि इंटरनेशनल वर्ड उन्होंने यूज़ किया। तो ये जो वर्ड है ये अपने जो प्रीफिक्स, इसका जो इंटर है, इससे ये चीज़ मतलब इट्सेल्फ ये एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन करता है कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन, एमंग, एंड नेशनल का मतलब होता है मीन्स एमंग द नेशंस, नेशंस के दरमियान। सो द वर्ड इंटरनेशनल, सो द वर्ड रिलेशंस मीन लिंक्स, और रिलेशंस का मतलब क्या होता है, लिंक्स हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया और डीलिंग हो गई। सो द वर्ड इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स कॉन्टेक्स्ट आर डीलिंग एमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो ये देखा जाता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कैसे ताल्लुकात है। मतलब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस देखे जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो हम देखेंगे इनके इमीडिएट नेबर्स के साथ, सुपर पावर्स के साथ, लाइक चाइना के साथ और इंडिया के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो ये आईआर जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक इटसेल्फ जो है ये एक सब्जेक्ट तो नहीं था, और इसको अभी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ाया जाता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक फर्दर एक पढ़ाया जाता है कि एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ऑल्दो इसकी अभी जो है रिसेंट इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो इसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो ये हैं कि इसमें स्टडी ऑफ फॉरेन अफेयर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। फॉरेन पावर्स के जो फॉरेन अफेयर्स मतलब फॉरेन उनके जो रिलेशंस हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ग्लोबल इश्यूज़ एमंग द स्टेट्स के दरमियान जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, सम टाइम ये जो ग्लोबल इश्यूज़ का मतलब ये होता है कि जो आपके किसी भी दो स्टेट्स के दरमियान जो बायलैटरल इश्यूज़ होते हैं वो इसके अंदर डिस्कस होती हैं। तो इसमें जो रोल्स ऑफ द स्टेट्स और उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है, इसके ऊपर एक स्लाइड है आगे, उसमें जाके हम बताएंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, एनजीओज़ और एमएनसीज़ क्या होती हैं। इट इज़ मतलब ये एक एकेडमिक और एक पब्लिक पॉलिसी की फील्ड है विच सीक्स टू एनालाइज एज वेल एज फॉर्मुलेट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स। मतलब जो स्टेट्स हैं इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को भी आईआर के अंदर फ्रेम किया जाता है, ठीक है। कैसे इनको फ्रेम किया जाता है ये चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब इन चीज़ों के अलावा आईआर ड्रॉज
up diverse fields like history, law, philosophy and cultural studies. तो मतलब पॉलिटिकल साइंस के अलावा, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो है ये मतलब इसको बनाया गया है IR ड्रॉज अप डाइवर्स फील्ड्स, मतलब डाइवर्स फील्ड्स लाइक हिस्ट्री से, लॉ से, फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से और कल्चरल स्टडीज से ये चीज़ें जो है वो बनी हैं, ठीक है। और इसमें और डाइवर्स किस्म के इश्यूज लाइक ग्लोबलाइजेशन है वो पढ़ाया जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या बेसिकली ये होता है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वन स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन, स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर स्टेट्स। एक स्टेट जो है वो किसी दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो भी इस रिसेंट अभी ये जो करंट वर्ल्ड है इसमें तो जो है इंसान की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है, ग्लोबल फाइनेंसेस पढ़ाए जाते हैं, टेररिज्म पढ़ाया जाता है, World War I, World War II और फॉरेन इंटरवेंशंस जो हैं वो सारी चीज़ें IR में आपको पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा, तो अभी पिछले स्लाइड में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली ये फिगर से देखें, ये फिगर से मैं अब यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखें, ये फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है, दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए कंपनी दैट हैज़ बिजनेस ऑपरेशन इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री, ठीक है। एक ऐसी उसके जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। फॉर एग्जांपल होस्ट कंट्री में उसका हेड ऑफिस होगा, और उन्होंने डिफरेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये मोस्टली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी, और वहाँ से वो उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, बिजनेस मोटिव्स होते हैं, वहाँ पे वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे है US में। तो एक दूसरी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में, आई थिंक ये कनाडा का उन्होंने मैप दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक यहाँ पे होगा, इसका हेड मतलब ये कंपनी की ऑफिस यहाँ पे होगा, और एक दूसरा ऑफिस ये इसके जो सदर्न स्टेट्स हैं नीचे साउथ अमेरिका जो है, यहाँ पे ये ब्राज़ील, चिलीज़, मैक्सिको जो है, यहाँ पे इनकी जो है वो यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इनके एक सर्टेन बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। ये डिफरेंट डेवलपिंग स्टेट के अंदर रह के अपने दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखती हैं। तो इस तरह से NGOs का भी यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ है जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। तो इसमें यूजुअली दो टर्म्स एक्सप्लेन की जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अक्सर पेपर्स में या इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। बाज़ जो लोग हैं वो इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को मतलब एक सेम ही मीनिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ जो राइटर्स हैं या बाज़ जो थिंकर्स हैं या जो वो इनको डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डील्स विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन अ नैरो सेंस, इन taking into the consideration only official and diplomatic relations among the states। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये थोड़े से नैरो सेंस में यूज़ होता है, इसमें जिसमें स्टेट्स के जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं उसको इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर किया जाता है। वाइल जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में, एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जिसमें हर तरह के आपके जो रिलेशंस हैं वो इसके अंदर डील होते हैं। द टोटलिटी ऑफ द रिलेशंस अमंग द पीपल इन द वर्ल्ड सोसाइटी, ठीक है। दे मीन टू से इंक्लूड मतलब उसके जो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, पीस, वॉर, लीगल, कल्चरल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ठीक है, जितने भी रिलेशंस होंगे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कंसिडर होते हैं। तो ये इन दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में ये दो डिफरेंसेस हैं, इनको यूज़ तो देख लें। और इसमें नॉर्मन पेडलफोर्ड एंड जॉर्ज लिंकन डिफाइंस एज व्हेन पीपल स्पीक ऑफ द IR दे आर यूजुअली थिंकिंग ऑफ द रिलेशंस बिटवीन
between states are the interaction of the state politics with the changing pattern of the power relations। ठीक है, तो ये साहब जो हैं, ये जो नॉर्मन पेडलफोर्ड साहब हैं और ये जो जॉर्ज लिंकन हैं, ये इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आईआर जो है वो स्टेट्स के दरमियान और इंटरेक्शन का जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसके पावर रिलेशंस को इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन आईआर का जो मतलब है वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसके जो मीनिंग है वो ज़रा ब्रॉड है, उसमें ये सारी चीज़ें आप देख लें, ये इंटरेक्शन स्टेट्स के, ग्रुप्स के, पीपल के, रीजन के, अलाइंसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डील्ड विद द स्टडी ऑफ द आईआर। तो इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। तो आईआर के अंदर क्या है, एक टोटलिटी ऑफ द जो रिलेशंस हैं, जो सारे दुनिया के जो रिलेशंस हैं, जिस तरह के भी रिलेशंस हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस की एवोल्यूशन कैसे हुई, ठीक है, इसको इवॉल्व कैसे किया गया, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, वाई इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक स्टडी, एक सब्जेक्ट, एक न्यू सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। हमने देखा कि दुनिया में दो बड़ी वॉर्स हुई हैं। आई थिंक सब लोग इससे फेमिलियर हैं। एक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई जो 1914 से लेके स्टार्ट हुई, और एक फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। तो एवोल्यूशन ऑफ आईआर जो है वो स्टार्ट होता है राइट आफ्टर द डिस्ट्रक्शंस एंड डेवस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा एक मैस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई, दुनिया की तबाही हुई, नुकसान हुआ। ठीक है, जिसमें टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। उसके बाद वाइड सेपरेट फेमिन्स हो गए, बीमारियां फैली, डिजीज़ फैली, और इतने ज़्यादा लोग मरे। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 की जो द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, इनके जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे, उसने ये जो उस टाइम के जो थिंकर्स थे उनको ये आइडिया आया कि टू स्टडी आईआर, कि क्यों ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस को एज ए डिसिप्लिन एक स्टडी किया जाए। तो इससे पहले भी, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी आईआर जो है वो although it existed but as a branch of law, political science and philosophy। तो ये पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी के उसमें उसको मतलब पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के जो डिस्ट्रक्शंस हुई, जिसमें तकरीबन आगे चल के आएगा कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें मरे हैं। तो उसके बाद ये ज़रूरत पेश आई कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस को, दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको मतलब एक दफ़ा अलग से पढ़ा जाए, देखा जाए कि इसके बेसिक कॉजेस क्या हैं, किस वजह से मतलब ये वर्ल्ड वॉर 1 हुई। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ये आईआर को एज ए स्टडी करना शुरू किया और एक डिसिप्लिन इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो इसके ओरिजिन्स जो हैं वो द कैन बी ट्रेस टू द राइटिंग्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जैसे कि ये ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, थ्यूसाइड्स हैं, एंड हिस्टोरियन एंड फॉरेनर। ये बेसिकली रियल पॉलिटिक्स थे, रियल पॉलिटिक के थे। ठीक है, जो रियल पॉलिटिक मतलब रियलिज्म। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 की जो डिस्ट्रक्शन थी, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ जो डिप्लोमेसी थे वो फेल हो गए टू मेंटेन द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड देयर ग्रू द नीड ऑफ आईआर। तो आईआर की एक ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 20 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। व्हाट आर टू बी, मतलब इसके थ्रू उन्होंने ऐसे आइडियाज़ जनरेट करने थे, ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशंस आईआर के अंदर उन्होंने बाद में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जैसे रियलिज्म और आइडियलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ, जिसके बेस पे इन्होंने ये सोचा कि यार फ्यूचर में जो है इस फ्यूचर जनरेशन को इस तरह की, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, इस तरह की किसी मेजर डिजास्टर से बचाने के लिए आईआर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। ह्यूमन बींग्स की जो रैशनैलिटी थी उसको आईआर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ताकि एक ओवरऑल एक सोसाइटी का बेनिफिट हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो, तो इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो अब इसी की वजह से ये जो ये जो एक आइडियोलॉजी इमर्ज हुई, इसकी वजह से एक नया स्कूल ऑफ थॉट जो है इसमें ये इमर्ज हुआ कि एक लिबरल अप्रोच जो है वो इसमें इमर्ज हुई आईआर में,
जो जो कलेक्टिवली जिसको आइडियलिज्म कहते हैं, एक आइडियलिज्म जो है वो इमर्ज हुई कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, किस तरह से रहा जाए, रिलेशंस किस तरह से होनी चाहिए, जिसको उस आइडियलिज्म को यूटोपियनिज्म भी कहते हैं, मतलब व्हाट ऑट टू बी डन। जैसे कि यहाँ देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, क्या किया जाए टू अवॉइड डिजास्टर्स इन द फ्यूचर फ्रॉम द वॉर्स, वॉर से बचाने के लिए इन फ्यूचर क्या करना चाहिए। तो इसके जो मेजर चीफ एडवोकेट्स थे वो अल्फ्रेड जिमरमैन है, नॉर्मन एंजल्स हैं। तो इन्होंने दे प्ले, इसके अलावा दूसरे भी हैं, वो आगे चल के आएंगे। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग द ब्लू प्रिंट्स ऑफ व्हाट वुड बिकम द लीग ऑफ नेशन। तो इसके बेस पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे आप देखें कि 1919 में फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस बनी। जो मकसद था वो यही था कि एक इंटरनेशनल, इसके पीछे जो वुडरो विल्सन थे, यूएस प्रेसिडेंट हैं, 28 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने एक वो ही हिमसेल्फ वाज एन आइडियलिस्ट, वो आइडियलिस्ट थे। और उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि क्यों ना एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसकी वजह से जो एक एक्ट करे एज ए बैलेंसर, कि अगर दुनिया में कहीं पे एग्रेशन होता है, एक पावरफुल स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के ऊपर अगर हमला करती है तो उसको रोका जाए उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर वन के थ्रू 1919 में लीग ऑफ नेशन बनी। ठीक है, और ये जो विल्सोनियन प्रिंसिपल ये था, जो वुडरो विल्सन थे, वो जो रियल पॉलिटिक्स है, जो रियलिज्म है, उसको वो एक जंगल की तरह कंसिडर करते थे, वेयर डेंजरस बीस्ट रोम एंड स्ट्रॉन्ग एंड कनिंग रूल, जिसमें वो कहते थे कि जो डेंजरस बीस्ट होता है, जो खूंखार जानवर होता है, और जो वो खुलेआम घूम रहा होता है, और स्ट्रॉन्ग और जो कनिंग होता है वो हुकूमत करता है। तो सो यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि क्या इस तरह की जो एग्रेसिव स्टेट्स हैं उनको, ये जो 20 स्टेट्स हैं, एग्रेसिव स्टेट्स हैं, इनको केजेस के अंदर बंद किया जाए, इनको जेल के अंदर बंद किया जाए। मतलब इसका ये था कि उनको रोका जाए कि जब अगर एक पावरफुल स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के ऊपर एग्रेशन करती है तो थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या किया जाए कि इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो पूरी दुनिया के थ्रू कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। इट डजंट मीन्स कि अगर इफ़ यू आर ए पावरफुल स्टेट कि आप दूसरे एक छोटी स्टेट है जो आपसे पॉपुलेशन में, रिसोर्सेज में और टेरिटरी में, साइंस एंड रिसर्च में अगर आपसे कम है, और आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे आज हमें यूएस की एग्जांपल है, यूएस एक सुपर पावर है, यूएस और जो रशिया की, हम अभी चाइना भी इमर्ज हो रहा है, यूएस और रशिया जो है वो उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, एरिया भी बहुत बड़ा है रशिया के पास, और इनके जो मिलिट्री इनकी हार्डवेयर है वो भी बड़ा, मतलब इनके पास ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया को ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट डजंट मीन्स कि अगर इफ़ यू आर पावरफुल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल है तो उसका दिल करे वो जिस मर्जी के ऊपर चढ़ दौड़े। तो ये बेसिकली एक आइडियलिस्ट अप्रोच थी। बाद में ये जो लीग ऑफ नेशंस थी ये फेल हुई, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो एक अनार्किक है। इसका अनार्किक का मतलब ये है कि वहाँ पे हकीकत यही है कि जो पावरफुल स्टेट है, जो रियलिज्म की थ्योरी भी यही कहती है कि रियलिज्म की थ्योरी यही कहती है कि जो पावरफुल है वो हमेशा जो है वो उसके अपने एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, और वो स्टेट को सबसे ऊपर रखते हैं, और अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे डू एवरीथिंग, वो सब कुछ करते हैं। जैसे कि यूएस ने 9/11 के बाद किया कि अफगानिस्तान एक छोटी स्टेट थी और एक वीक स्टेट थी। उन्होंने जो ट्विन टावर्स के ऊपर जो हमला हुआ, उनके पेंटागन के ऊपर जो हमला हुआ, उसको उन्होंने एक बहाना बना के उन्होंने तकरीबन 20 साल जो इन्वेड किया यूनाइटेड स्टेट्स को, तो वो मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस बनी थी। ऑल्दो ये बाद में जाके फेल हुई, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इसके ऊपर जो आइडियलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो गई कि आपकी जो एक आइडियलिस्ट अप्रोच थी वो जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की जो लीग ऑफ नेशंस थी उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई। तो अब इसकी जो स्कोप और सिग्निफिकेंस ऑफ आईआर है, ये मतलब मैंने आपको पहले कहा कि ये बड़ा इट्स ए डायनेमिक डिसिप्लिन। ये अभी एक बहुत ज़्यादा स्पेशली इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसकी डायनेमिज्म, इसकी जो वर्सेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि एक एक्सटेंसिव जो है वो मैं एक लेक्चर तैयार करूँ जिसमें पूरे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, काजेस क्या थे। वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसके ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे, और उसके इसमें कोल्ड वॉर है, फिर डीकोलोनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डीकोलोनाइजेशन हुई, डिफरेंट स्टेट्स जो थी, जो बड़ी बड़ी पावरफुल स्टेट्स थी, उन्होंने
कॉलोनाइज किया हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, स्पेशली जो यूएस था, इंग्लैंड था, यूके यानी कि, और फ्रांस था, इन्होंने ये जो सब कॉन्टिनेंट को और इधर उधर ये वियतनाम को इन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ था। इस तरह के कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको इन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ था। तो बाद में क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई, तो डिफरेंट जो है छोटी छोटी स्टेट्स इमर्ज होना शुरू हो गई। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी। इसी तरह से 1950s में 50s के बाद जो है वो नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है वो अलग हो गए। तो इसका स्कोप जो है आईआर का वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया। और इसके अंदर जब फिर कोल्ड वार जो है एक जो 1917 में स्टार्ट हुई थी, एक आइडियोलॉजिकल जो वार स्टार्ट हुई थी, कम्युनिस्ट जो रशियंस थे और कैपिटलिस्ट यूएस था, इनके बीच में जो एक वार स्टार्ट हुई जो कि तकरीबन 80-90 साल वो चली। तो ये वार जो है वो 1989 से 1992 तक, जब रशिया सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो गया। और तो ये चीज़ें इसके अंदर ये पढ़ाई जाती हैं। तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड हो गया, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, अब पोस्ट जो कोल्ड वार है, पोस्ट वर्ल्ड है, उसके अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो फोकस है आईआर का वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है इन द पोस्ट वर्ल्ड इरा में। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आईपीई, ये जैसे कि आईपीई है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये पढ़ाया जाता है इसके अंदर। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, आजकल तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लाइक वाटर के इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा पेंडेमिक्स हैं, जैसे कि कोविड आया था 2020 में, इस तरह की चीज़ें। फिर आप 1950 से पहले देखें तो दुनिया के पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे, दुनिया के पास न्यूक्लियर जो वेपन्स थे वो नहीं थे। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो जब यूएस ने बनाया, फिर रशिया ने बनाया, फिर चाइना ने बनाया, फिर यूके ने बनाया, फिर इंडिया पाकिस्तान ने बनाया, और अभी नॉर्थ कोरिया जो है वो भी एक सुपर पावर है। नॉर्थ कोरिया जो है वो भी, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसी तरह से कुछ जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह से कि ईरान भी न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर काम कर रहा है। और मतलब ये इस तरह की चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी पोस्ट वर्ल्ड इरा में इसमें जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टेट्स के दरमियान, तो वो भी इस चीज़ के अंदर डिस्कस होंगी। पावर्टी मतलब जो है इसके इश्यूज़ हैं। ग्लोबल ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड कैसे होती है स्टेट्स के बीच में, वो भी इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। जेंडर इश्यूज़ हैं, जेंडर इश्यूज़ जो हैं वो आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक मूवमेंट चली हुई है। हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि 8 मार्च को जेंडर डे मनाया जाता है, वुमेन डे मनाया जाता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर जेंडर के जो इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर डिस्कस होते हैं। इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होती हैं।